हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इब्तिसाम तनवीर और आज की वीडियो है आसान मोबाइल अकाउंट से रिलेटेड। ये वीडियो आसान मोबाइल अकाउंट से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर इसके फ्लॉज को ज़रा ज़्यादा मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि इसके अंदर मुझे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान नज़र आया। सेकेंडली मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा जो कि आपको ये बताएगी कि आप सिम काउंट किस तरह चेक कर सकते हैं, और सिम काउंट चेक करने की वजह भी इस वीडियो से रिलेटेड ही है क्योंकि ये आसान मोबाइल डिजिटल वॉलेट है और इसके अंदर जब इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ तो आइडेंटिटी थेफ्ट ऑटोमेटिकली इसके अंदर शामिल हो जाएगा। ऑल्दो मैंने बहुत सारी बातें अपनी पुरानी वीडियो जो कि आइडेंटिटी थेफ्ट से रिलेटेड थी उसके अंदर की हुई हैं, लेकिन हम दोबारा से ज़रा एक हाईलाइट करेंगे, कम देर में और शॉर्ट तरीके से बात करेंगे ताकि थोड़े वक्त में हम ज़्यादा बात कर सकें। बात करने से पहले मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। अब हम बात करते हैं आसान मोबाइल डिजिटल वॉलेट के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट स्टेट बैंक का है और इसके अंदर सेलुलर कंपनीज़ को शामिल किया गया और 12 लीडिंग बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को शामिल किया गया। और ये एक इनिशिएटिव जिसको इनकलाबी इनिशिएटिव स्टेट बैंक का इसका दावा करता है और अपनी वेबसाइट के ऊपर मेन पेज के ऊपर इसको उन्होंने डिस्प्ले भी किया हुआ है ताकि लोग इसको देखें, इसको समझें और मैक्सिमम लोग जो हैं वो बैंक अकाउंट खुलवाएं। और ये अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं तो वाकई बहुत कन्वीनियंट तरीका है। आप अपने मोबाइल से जस्ट USSD डायल करेंगे, *2262# डायल करेंगे और फौरी तौर पर आपके सामने एक मेन्यू खुल जाएगा। उस मेन्यू में आप बैंक सेलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आप अपना CNIC नंबर डालेंगे। CNIC नंबर डालने के बाद उसके आप इशुएंस डेट डालेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करेंगे जो कि इनिशियली आपको उस टाइम नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन जो ही आप बैंक को रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे आपको एक SMS रिसीव होगा जिस SMS के अंदर 2 लिंक्स होंगे। एक वो लिंक जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन होंगी और दूसरा लिंक होगा की फैक्ट स्टेटमेंट का। तो की फैक्ट स्टेटमेंट क्या होती है कि बैंक जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है उसके अंदर कुछ रेलिवेंट प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन होता है ताकि कस्टमर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फेयर यूजेज पॉलिसी को देखते हुए अब प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर ले। तो थोड़ी देर बाद आपको कॉल आएगी जो कि मुझे भी रिसीव हुई और मैंने इस सूरत में मीज़ान बैंक को सिलेक्ट किया था। कॉल रिसीव करते हुए जो मुझे एक बहुत बड़ा एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन ये लग रही थी कि मुझे PTCL नंबर से कॉल आ रही थी और वो क्लेम कर रहे थे कि मीज़ान बैंक से कॉल है, जो कि मैं समझता हूँ ठीक भी है क्योंकि वाकई मैंने तो रिक्वेस्ट सबमिट की थी। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये लैंडलाइन नंबर है, कोई स्पेसिफिक डिफाइंड नंबर नहीं है, उस SMS के अंदर ये डिटेल्स नहीं आई कि आपको इस नंबर से इतनी देर में कॉल कर ली जाएगी। तो एक ज़रा सरप्राइजिंग सा एलिमेंट था कि कॉल आ गई और कॉल करने वाले भी मुझसे गिला दे रहे हैं कि आपने 3 दफ़ा हमने कॉल की, आप तो कॉल नहीं उठाते, जबकि मैं तो 3 दफ़ा कॉल उठा चुका था। मैंने उसे कहा कि आपने कॉल की है, मैंने कॉल उठाई और आप बोल नहीं रहे थे, आप अपनी बातों में मशगूल थे। फिर उसको ये बात शायद समझ आ गई तो वो मेरे से बात उन्होंने शुरू की। पहला सवाल उनका ये था कि क्या मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी है, तो मैंने उस टाइम तक वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी थी। मैंने उनको कहा मैंने नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा आप ये रीड कर लें, जो कि अच्छी बात है। टर्म्स एंड कंडीशन किन शराइत के ऊपर मैं अकाउंट खोल रहा हूँ मुझे पता होनी चाहिए और वो मुझे बैंक ऑलरेडी भेज चुका था। तो उन्होंने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया कि आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें, हम आपको कॉल बैक करेंगे। 10 मिनट गुजरे, मुझे कॉल बैक आई। मैं वो टर्म्स एंड कंडीशन जब तक पढ़ चुका था और मैंने उनसे वर्बली उसके ऊपर एग्री किया, जो कि गालबन रिकॉर्डेड लाइंस के ऊपर कॉल रिकॉर्ड भी हो रही होगी। फिर उसके बाद ख़तरनाक एलिमेंट ये था कि उन्होंने मेरी तमाम ज़ाती मालूमात मुझसे ली, यानी कि मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर, उसकी इशुएंस डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, फिर मेरी वालदा का नाम, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांजेक्शन एक्टिव करवाने के लिए, कार्ड की ट्रांजेक्शन एक्टिव करवाने के लिए आपको ज़रूरत होती हैं, वही तकरीबन इन्फॉर्मेशन मुझसे यहाँ से ली गई। अब ये चूँकि एक ऐसे नंबर से कॉल आ रही है जो कि लैंडलाइन नंबर है, तो कॉल सुनने वाले के लिए भी ये कुछ अच्छा एक मैसेज नहीं जाता कि अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर हो सके तो मेरा मैसेज सुनने वालों के लिए ये पैगाम है कि आप उस मैसेज के अंदर पैगाम दे सकते हैं कि आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि आपका अकाउंट एक्टिव हो जाए। इससे आइडेंटिटी थेफ्ट का ज़रा सा एक एलिमेंट बेहतर हो सकता है कि वो आइडेंटिटी थेफ्ट को अवॉइड किया जा सकता है। या फिर ये कि जो कॉल्स होती हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अभी मैं बात कर रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद अब मैं आपको बताऊँ कि आपकी आइडेंटिटी ऑलरेडी अगर किसी के पास है वो भी अकाउंट खुलवाने के लिए यूज़ कर सकता है। और इसलिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपने PMD की एक सर्विस है जिसका एक लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें अपने CNIC नंबर डालना है और वेरीफाई करना है। आपके सामने आपके शनाख्ती कार्ड से
इशू की हुई तमाम सिम्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप लिंक को यूज़ नहीं करना चाहते तो सिंपली अपने मैसेज के अंदर जाएं, अपना CNIC नंबर लिखें और 668 पे मैसेज भेज दें। आपको जवाबी एक SMS मौसूल हो जाएगा जिसके अंदर नंबर ऑफ़ सिम्स आपको पता चल जाएंगी। और अगर आपको सिम ऐसी है जो कि आप समझते हैं कि आपके नाम पे नहीं है, तो आप उस सर्विस प्रोवाइडर के सर्विस सेंटर या फ्रेंचाइज पे जाएं और रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे दें कि ये मैं यूज़ नहीं कर रहा, एक नंबर जो आ रहा है और मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इसको आप फौरी तौर पे क्लोजर दे दें। और बेशक आप कोई डिस्क्लेमर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, और जो आप रिक्वेस्ट सर्विस सेंटर पे या फ्रेंचाइज पे दें उसकी एक रिसीविंग अपने पास रख लें, ताकि कल आपको किसी किस्म के भी लीगल इशू अगर कोई आता है तो आप उसको ज़रा अपने आप को सेफ साइड पर आप रहेंगे। अब ये कि अगर इन्फॉर्मेशन आपकी मेरे पास आ चुकी है, मेरे से मुराद मैं तो समझता हूँ कि किसी की भी अगर आप बात कर रहे हैं तो इसके अंदर है, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी है और वो कुछ इसको नोटोरियस पर्पज़ के लिए, कुछ नेगेटिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन से, आपकी इशू की हुई सिम से ये अकाउंट खुलवा सकता है। और फिर वही वाली बात कि कोई पापड़ फालूदा या मकसूद चपड़ासी टाइप का कोई भी सिनारियो आ सकता है। इसके अंदर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ना मुझे इन केसेस की इतनी लीगल एस्पेक्ट्स का पता है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर अकाउंट आपका यूज़ हो रहा है तो आपको फजूल में चक्कर लगाना पड़ सकता है, FIA का, NAB का, या किसी भी अथॉरिटी का या अदालत का। तो बेहतर है कि जितनी भी ये थ्रेट्स हैं इनको अवॉइड किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए। उसके लिए अपने PMD पर अपने सिम अकाउंट चेक करना है, ताकि ये जो थ्रेट है, ये जो आसान मोबाइल डिजिटल अकाउंट वाला थ्रेट है, ये किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके। अब तो मैंने ज़रा नेगेटिव बातें कर ली, अब मैं इसकी ज़रा पॉजिटिव साइड आपको बताता हूँ, क्योंकि ये वाकई बहुत अच्छा कन्वीनियंट वे है। घर बैठे हुए आप अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन इस अकाउंट खोलने के साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, वो जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अब मैं इसके पॉजिटिव साइड आपको बताता हूँ। वो ये है कि आप घर बैठे हुए एक मोस्ट कन्वीनियंट वे से अकाउंट खुलवा रहे हैं, हैसल फ्री है। और उसके बाद जब आप अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आप इसके अंदर बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल टॉपअप कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। ये वो तमाम, और अकाउंट स्टेटमेंट अपनी जो है इससे आप रिवाइव कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है आपने कितनी ट्रांजेक्शन्स की, और अगर सेविंग वॉलेट है तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी आपकी सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिस्बर्स हो जाएगा। तो ये एक जो ऐसे लोग जो अकाउंट नहीं रखते उनके लिए बहुत अच्छा एक टूल हो सकता है कि अगर उन्होंने कभी किसी जगह से पैसे मंगवाने हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट में मुझे प्रॉब्लम जिसके नज़र आ रहे हैं वो ये है कि इसके अंदर अगर चेकबुक या ATM कार्ड अगर इशू हो जाता तो बहुत कन्वीनियंट हो जाना था लोगों के लिए, क्योंकि कैश विड्रॉल अल्टीमेट ज़रूरत है और वो इंसान को हर जगह पर एक रिक्वायरमेंट है। ट्रांजेक्शन जो हैं वो आपको पता है, हम ज़रा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को वैसे भी लोग अवॉइड करते हैं, और स्पेशली जब से ये FBR का आया है तो बहुत सारे लोग तो अपना कार्ड तक अब देने के लिए गवारा नहीं करते, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है अगेन। और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन अगर चैनल से होंगी तो बहुत सारा कन्वीनियंस हो जाएगी। ये पूरी की पूरी जो मसले मसाइल हैं, जो AML से रिलेटेड इश्यूज़ फेस कर रहे हैं बहुत सारे हम लोग, वो ख़त्म हो जाएंगे। FATF के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। एक वीडियो मैं बनाऊंगा सही, जो कि मैं थोड़ा सा फ्रीलांस और इन लोगों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि क्या मिसकंसेप्शंस हैं जो कि AML के नाम पर थोड़ा सा डराया जाता है, धमकाया जाता है। उसी AML एक्ट से पढ़कर आपको चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, अब ये बात कि ज़रा इसके ऊपर तो डिस्कशन हो गई। आखिर में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जब इतनी बड़ी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे होते हैं तो आपको इसके फ़ीचर्स को बताना पड़ता है कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं। ये बेसिक बैंकिंग अकाउंट की तर्ज के ऊपर एक वॉलेट तो है, लेकिन इसके अंदर कितने पैसे आ सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो आपने मैक्सिमम बैलेंस की लिमिट नहीं बताई। कितनी ट्रांजेक्शन हम डेली कर सकते हैं, विड्रॉल कितना कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कितना कर सकते हैं, इसकी कोई तफसीलात कहीं पर भी मुझे नहीं मिली, जो कि थोड़ा सा इसका अगेन एक ऑपरेशनल ड्रॉबैक है। तो इसी मसले को डिस्कस करने की एक बड़ी वजह यह है कि मेरी फैमिली के 2 लोगों को जिन्होंने अकाउंट खुलवाना था, उन्होंने अपने अपॉइंटमेंट लेटर और सैलरी स्लिप के साथ वो एविडेंस प्रूफ ऑफ इनकम जो था बैंक को दिया, और 2 लीडिंग बैंक, टॉप 5 में से 2 लीडिंग बैंक्स, अलग अलग बैंक्स ने ये किया कि उनका आसान अकाउंट खोल दिया। अब जब आसान अकाउंट खुल गया तो वो लोग तो चूँकि बैंकिंग को इतना समझते नहीं थे, उनके जब पैसे आने थे किसी जगह से तो वो ट्रांजेक्शन्स रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उन अकाउंट्स पर एक कैप लगा हुआ था 5 लाख मैक्सिमम बैलेंस का। तो ये जो आसान अकाउंट खोलते हैं उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई इस तरह आपको नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि आप तो खोल देंगे और बंदे के पास लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम है, उसका नॉर्मल अकाउंट खुल सकता है, तो भाई लाजमी उसका अकाउंट खोलें। और वो लोग जो कि अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है और आपके पास या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कोई भी आपका कमाई का ज़रिया है, बेशक आपकी
सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दुकान हो, तो वो आपका आसान अकाउंट आप, मेरी सजेशन है कि आप ना खोलें, क्योंकि अल्टीमेट उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स होंगे। ट्रांजेक्शन के ऊपर कैप्स लगे हुए हैं और यही इशू मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी फेस किया। सेकेंडली जो चीज़ मैंने ट्विटर पर एक डिबेट देखी पिछले दिनों में, काफ़ी इंटेंसिफाइड किस्म की वो डिबेट थी कि एक ख़ातून थी जिनकी जो है विटनेस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिप्लाई किया और अपने एक सर्कुलर BPRD के 2017 के एक सर्कुलर का हवाला दिया, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को इनकरेज नहीं करता, स्टेट बैंक इनफैक्ट डिस्करेज करता है। तो जब भी अगर आपकी विटनेस को, अगर आप फीमेल हैं, कोई एक्सेप्ट ना करे या आपका अकाउंट ओपन करते हुए आपसे कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करे, तो फौरी तौर पर आप उस सर्कुलर को हवाला दें। और अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता तो हर बैंक के अंदर कंप्लेन बॉक्स भी मौजूद होता है, और अगर उस कंप्लेन बॉक्स से या उस ईमेल आईडी से आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता तो आप ये बैंकिंग मोहतसब को भी ये चीज़ लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस था, थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा आज डिस्कस कर दी, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वीडियोज़ में नेगेटिव एस्पेक्ट को कम से कम डिस्कस करूँ, लेकिन थोड़ा सा लोगों को बताना भी लाजमी है ताकि कल कोई किसी प्रॉब्लम में ना आए, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये मैसेज मैं स्पेसिफिकली कन्वे कर रहा हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं इन तमाम बातों से रिलेटेड। अगर आपका कोई ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी लाजमी लिखिएगा। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।